ਵੀਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਾਣਗੀ ਅਸ਼ੋਕ ਅਚਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ चांद गुल जी, जो कि एक कम्युनिटी एक्टिविस्ट ने ते नाल दे नाल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल भी ने। ते सबसे पहले हम चांद गुल जी आपका हमारे चैनल पे वेलकम कहते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया। सो जैसे हम चलते हैं, क्योंकि आज का जो इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जो पंजाबी हिंदी उर्दू सबका मिक्स होगा। सो आप इसकी इन्फॉर्मेटिव लेने के साथ साथ इंजॉयबल भी होगा। सो सबसे पहले चांद जी, जैसे हम बात करते हैं कि जो कनाडा है, सो इसमें क्या है, जो हमारा जो बैक होम थे वहाँ के जो रहन सहन हमारा, हम उससे यूज टू थे जी। तो हमें वो वहाँ पे क्या होता, हमारे फैमिली का स्नेह भी मिलता था, हाँ। हमें प्रोटेक्शन भी मिलती थी। पर जब हम यहाँ पे आते हैं तो देन वी आर फीलिंग लोनलीनेस होता है ना। सो वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी पर इफेक्ट करता है। जैसे आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनलिस्ट हो तो उसके साथ ही आप साइकोलॉजी लोगों की जानते हो। तो जब इंडिया और पाकिस्तान के लोग कनाडा में आते हैं तो उनकी कौन सी साइकोलॉजी चेंज होती है, या कौन सी प्रॉब्लम है जो वो फेस नहीं हो पा रही है? सबसे पहले जो होती है आइसोलेशन, क्योंकि वो आइसोलेट हो जाते हैं, वो अपनी फैमिली से, अपनी कम्युनिटी से, अपनी लैंग्वेज से, अपने कल्चर से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। सो सबसे पहली और सबसे बड़ी जो उनकी प्रॉब्लम होती है वो आइसोलेशन एंड लोनलीनेस होती है। दूसरे नंबर पे आती है उनका क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे जब हम आते हैं तो हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। हमारी क्रेडेंशियल्स, हमारी स्टडीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे आते साथ ही अप्रूव हो। तो वो जो प्रोसेस होता है उसके अप्रूवल का, जॉब मिलने का, या कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का, या कोई स्टडीज़ करने का, तो वो जो गैप होता है, बीच में जो टाइम होता है, वो हमारे लिए क्रूशल इसलिए होता है कि एक तो हम आइसोलेट हो गए हैं, इसके अलावा हमारे ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है। तो ये जो है ना, ये सारा जो प्रेशर्स मिलके ये मल्टीपल स्ट्रेसेस होते हैं, तो फिर ये हमारे ऊपर वो करते हैं जी। बिल्कुल जी। हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं ना यहाँ के, सो जो कनेडियन बच्चे हैं तो या फिर हमारे इंडियन बच्चे जो जहाँ पे आते हैं, उनकी जो मानसिकता है, जहाँ साइकोलॉजी है, वो टोटली डिफरेंट होती है। सो यहाँ के बच्चे भी हम देखते हैं जब वो टीनेजर होते हैं वो टोटली चेंज हो जाते हैं। हाँ जी। तो उसमें क्या हमें फैमिली को क्या देखना चाहिए, या उनकी साइकोलॉजी के साथ कैसे चलना चाहिए थोड़ा सा? तो देखिए, चेंज इसलिए होता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं यहाँ के, जो वहाँ से आके, तो वो यहाँ के स्कूलों में पढ़ते हैं, वो यहाँ कैनेडियन कल्चर में पढ़ते हैं, तो वो तो ज़ाहिर है कैनेडियन बनेंगे। हम जिस कल्चर में पले बड़े हैं, हम वो कल्चर के पले बड़े हैं, वो इस कल्चर के पले बड़े हैं तो इस कल्चर में, तो वो कल्चर उस पर, कैनेडियन कल्चर ज़ाहिर है वो डोमिनेंट होता है, तो उसका असर ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो हमसे ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। सो अभी जब इलेक्शन भी आ रहा है, हम इलेक्शन की भी बात जरूर करेंगे। जब इलेक्शन आता है तो लोगों की साइकोलॉजी में क्या चेंज आता है? अभी कि कई दफ़ा कोई किसी खास उम्मीद, किसी को कैंडिडेट, उसके तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। ये भी कोई हमारी ह्यूमन नेचर का ही काम है। देखिए जी, इलेक्शन में बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। उसमें आपकी एफिलिएशन अगर किसी ख़ास कैंडिडेट के साथ होती है तो उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं। क्या वो आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, क्या वो बहुत ज़्यादा उसका हाई प्रोफाइल है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि वो हमारी कम्युनिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। ज़्यादातर लोग उसी कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं कि जो समझते हैं कि वो हमारी कम्युनिटी को, हमारे प्रॉब्लम्स को बेहतर से समझता है और आगे वो टेबल पे जाके उसकी बात कर सकते हैं। तो वो ये चीज़ें जो होती हैं, अगर कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंट है या कोई ज़्यादा इन्वॉल्व है कम्युनिटी में, या कोई कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो उसकी तरफ कम्युनिटी का रुझान ज़्यादा होता है। आज का जो दौर है बड़ा तेज, बहुत फास्ट है। सो इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, जो कभी हमने नाम भी नहीं सुने थे, वो इतना कॉमन हो गया है। सो हर किसी को ऐसे लग रहा है दिस इज स्टेटस सिंबल भी था पहले से, स्टेटस सिंबल होता था, सिर्फ अमीर लोगों को स्ट्रेस या ये होता था, अब ये कॉमनली हो गया है। बस जी, एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि एक होता था पहले ज़माने में, अगर आपने देखा होगा तो औरतें अक्सर ना अपना सर बांध के ना पटके से बांध के बैठ जाती थी, और वो सोचते कि जब मियाँ आ रहा है तो उससे पहले सर पट के, ताकि अटेंशन सीकिंग हो। तो वो ये मैं नहीं कह रही कि हर एक का अटेंशन सीकिंग होता था, ज़्यादातर हमारे चूँकि हेडेक्स भी होते हैं और उनका हमें ये होता था कि चलो पटके से सर बांध लो तो ठीक हो जाएगा, वो एक चीज़ थी। लेकिन
कुछ जो होते थे कुछ परसेंट अटेंशन सीकिंग के लिए भी करते थे कि चलो अब काम भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, मियाँ भी थोड़ा लाड उठा लेगा, ठीक है, या घर वाले माँ बाप उठा लेंगे, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि मतलब इस वजह से उसके फिज़िकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। और सेम ये अब अगर टेंशन एंजाइटी जिसको हम कहते हैं, सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं है कि डिप्रेशन और एंजाइटी कहते हैं किसको हैं। हमें स्ट्रेस भी हो तो हम उसको एक टाइटल दे देते हैं। तो ये हम नॉर्मल लोगों में ज़्यादातर स्ट्रेस होता है या मल्टीपल स्ट्रेसेस होते हैं जिसको हम डिप्रेशन का नाम दे देते हैं या वो कर देते हैं। रही बात एंजाइटी डिप्रेशन या स्ट्रेसेस की जो कॉमन हो गई है, उसकी वजह प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एक्सपेक्टेशन हमारी ज़्यादा हो गई हैं, नीड्स हमारी ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है ना। पहले अगर किसी घर में एक गाड़ी होती थी तो हम लोग कितना खुश होते थे कि घर में गाड़ी है, अभी 3 गाड़ियाँ भी कम पड़ जाती हैं, क्योंकि हमारी जो नीड है या हमारी जो विशेज़ हैं, मैं नीड भी नहीं कहूँगी, नीड और विश में फ़र्क होता है। नीड हमारी बेशक जितनी भी हो, विशेज़ जो हमारी हैं वो बहुत हाई हो गई हैं, और उस वजह से फिर वो हम उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते, हम इतना कमा नहीं पाते, या हमारे कुछ चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा बहुत अच्छा कमा रहा है, बहुत अच्छा उसका बिज़नेस जा रहा है, अचानक से बिज़नेस में लॉस हो गया, उसका जो लाइफ़स्टाइल है वो चेंज हो गया, या उसकी जॉब चली गई, जॉब की वजह से तो जो ज़्यादातर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको स्ट्रेसेस में डालते हैं। फिर पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, और हो ना हो जी कभी कभार वेदर आपको इफ़ेक्ट करता है। अच्छा वेदर हो तो हम अच्छा फील करते हैं, ग्लूमी वेदर हो तो हम लो फील करते हैं। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स वो इन्वॉल्व होते हैं इन सब के, हमारे मूड को जो है, मूड्स के स्विंग्स या मूड्स को हम उसको कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे मूड को स्टेबल कर देती हैं, कुछ चीज़ें हमारे मूड को लो कर देती हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। जैसे आपने कहा भी पहले जो नीड और विशेस में जो अंतर है ना, डिफरेंस खत्म हो गया। पहले तो सिर्फ खाना पीना रहना ये नीड होती थी, और उसके बाद अभी तो सोशल मीडिया। सो ये भी साइकोलॉजी है कि आपने देखा होगा एक नेपाल में क्या हुआ, एक सोशल मीडिया पे बैन लगने से ही जो जेंजी थे, जो बिल्कुल यंग पीपल थे, उनके साइकोलॉजी में कितना चेंज आ गया, सरकार के बिल्कुल खराब चले गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हमारी सोसाइटी में आ गए हैं, और उनको हम पॉजिटिवली डील नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रेसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जी, एक तो चलो ये स्ट्रेसेस हो गए, चलो चेंजेस आ गया, लॉस हो गया। एक मेरे को लगता है कि एक और कारण भी है, जैसे हम काम करते हैं, हम रेस्ट नहीं कर रहे, अभी दिमाग को सोने का टाइम नहीं मिल रहा, हम सो रहे हैं तब भी सोच रहे हैं कुछ ना कुछ, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, सोने का टाइम इसलिए नहीं मिल रहा कि हम काम के बाद, पहले लोग आते थे खा पी के सो जाते थे, अब काम के बाद आते हैं तो हम सोशल मीडिया पे लग जाते हैं, फिर इंस्टाग्राम है, फिर मतलब मैं खुद भी, मतलब मैं किसी और को नहीं कह रही, मैं अपने आप को कह रही हूँ, ठीक है, कि फिर वो सारी चीज़ें जो हमने अपने लिए ना खुद से वो चीज़ें क्रिएट की है ना, चीज़ें तो हमने खुद क्रिएट की हैं, तो हमारी जो सादगी थी, जो सिंप्लिसिटी थी हमारी लाइफ में, वो सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी उस पर इफ़ेक्ट आया है, बहुत ज़्यादा उसको, मतलब हम कह सकते हैं पॉजिटिव भी आया है और नेगेटिव। पॉजिटिव इस तरह आया है कि लोग आपस में कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है, जो हमारे कज़न्स थे, फ्रेंड्स थे, फैमिलीज थे, दूर दूर बैठे हुए थे, उनके साथ कभी सालों में हमारा कंटेक्ट होता था, अब सोशल मीडिया की वजह से हम रोज़ वो कर रहे हैं। नेगेटिव ये हो गया कि उसने हमारे एक्सपेक्टेशंस, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको भी हाई कर दिया, वो जिसको हम कहते हैं नेगेटिव चीज़ों में, जिसको नेगेटिव कंपटीशन कह सकते हैं, कि अच्छा उसने ऐसे चीज़ें कपड़े शपड़े पहने तो मैं भी पहनूं, वो उसकी वजह से फिर वो भी हाई हो गया है। और हमारा जो टाइम है, टाइम कंज्यूमिंग हो गया, जिसकी वजह से माँ बाप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे ख़ुद भी सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, वो जो फैमिली में गैप्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, वी कैन लाइक इस पे कभी अकेले में बात करेंगे, लेकिन ये है कि इसका बहुत सारा जो है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसका जो है बहुत इम्पैक्ट हुआ है हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर पे, हमारी डे टू डे लिविंग पे। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो सोशल मीडिया है देखने में अच्छा भी है, तो हर चीज़ के जो नफ़े नुकसान हमें झेलने ही पड़ते हैं। अगर हम बच्चों पे तरफ पे आए, तो जैसे आपने, चलो सोशल मीडिया तो एक ही है, और कोई हम पेरेंट्स को कोई ऐसा टिप्स हो भी जो बच्चों
क्योंकि बच्चों में अगर डिप्रेशन एंग्जाइटी, अभी हम देख रहे हैं भी टीनेजर में ही बच्चे एंग्जाइटी या डिप्रेशन में जा रहे हैं, थोड़े बहुत चुप हो जाते हैं एकदम ही, बिल्कुल है, बच्चे चहचहाते होते हैं, जैसे ही टीनेजर में जाते हैं वो चुप हो जाते हैं। तो पेरेंट्स के लिए कोई गाइडेंस हो भी, और क्या अपने बच्चों का थोड़ा ख्याल रखें, या उनको कितना उनसे घुल मिल के रहना चाहिए, या उनको देखिए जी, पेरेंट्स के लिए ये अब वो भी एक ऐसा वेरी लाइक टॉपिक जो है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है कि इसमें बच्चों का ये होता है कि अगर अचानक से बच्चों के बिहेवियर में ट्विस्ट आया है, यानी अचानक से जैसे आपने कहा कि बच्चा आइसोलेट हो गया, बच्चा खामोश हो गया, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा माँ बाप के साथ, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। क्या वो बच्चा खुद अपने किसी स्ट्रेस से जा रहा है, क्या स्कूल में उसके नंबर कम आए हैं उसके ऊपर, क्या स्कूल में उसकी किसी के साथ अनबन हो गई है, लड़ाई हो गई है, इस वजह से है, कहीं खुदा ना ख्वास्ता वो किसी ड्रग्स वगैरह में तो इन्वॉल्व नहीं हो गया, या कोई उसको थ्रेट वगैरह तो नहीं मिल रहा, या देयर आर मैनी अदर मल्टीपल फैक्टर्स जो वो बच्चा उसको माँ बाप से शेयर नहीं कर पा रहा। फिर ये होता है कि माँ बाप को चाहिए कि बजाय ये कि उसको जज करे उसको, और अगर जज नहीं करना चाहिए, बच्चों के साथ फ्रेंडली वे में उससे मालूमात लेनी चाहिए। अगर हमें पता चलता है एज ए पेरेंट कि चलो कोई चीज़ नेगेटिव है, नेगेटिव में, तो बजाय ये कि बच्चों को डराए धमकाए गुस्सा करे, उससे बच्चा फिर उनके साथ कोई चीज़ शेयर नहीं करेगा। उनको बिठा के कहें कि ठीक है, ये सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है, ये हम सबका मसला है, ये फैमिली का मसला है। बच्चे को सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिगार्ड दो। जब आप किसी को भी, बच्चा हो बड़ा हो, जब आप किसी को, हम कहते हैं ना आम लफ्ज़ों में, इज्जत दो। जब हम किसी को सेल्फ रिगार्ड देते हैं, सेल्फ एस्टीम उसका बूस्टअप होता है, उस वजह से वो बच्चा आइसोलेटेड फील नहीं करता, स्ट्रेस फील नहीं करता, वो सेफ, सिक्योर, कॉन्फिडेंट फील करेगा कि ठीक है, मेरे माँ बाप मेरे साथ है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, और हम सब मिल के इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो मैं अकेला नहीं हूँ। तो वो आधी प्रॉब्लम तो इधर ही सॉल्व हो गई है। तो माँ बाप को चाहिए, क्योंकि अब वो वाला दौर नहीं है जब माँ बाप वो एक नज़र देखते थे और हम भाग जाते थे, या जो हमारी अम्मी चप्पल लौटाती थी और हम डर जाते थे। अब वो दौर नहीं है, वो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। दूसरी बात ये कि हम जैसे पले हैं ना, हम उनसे, हमारी पर्सनालिटी वैसे डेवलप हुई है। हमारे बच्चे बहुत डिफरेंट मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में पल रहे हैं। हाँ, उन्हें सिर्फ माँ बाप नहीं पाल रहे हैं, उनको सोशल मीडिया भी पाल रहा है, उनको स्कूल्स भी पाल रहा है, उनका इर्द गिर्द पेयर प्रेशर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वो जो चीज़ें हमें देखनी चाहिए, भाई वो मेरे जैसे नहीं पल रहा तो वो मेरे जैसे बिहेव भी नहीं करेगा। हम बच्चों से कहते हैं मैंने तो कभी अपनी माँ को जवाब नहीं दिया, मैंने तो ऐसे नहीं किया, मैंने, ओ भाई मैं ऐसे पली हूँ और वो डिफरेंट पल रहा है, ठीक है। तो बच्चों के साथ उनके लेवल पे आजकल के जो हालात हैं उसके मुताबिक डील करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे मतलब आएंगे हमारे पास, बात करेंगे। और वही बात होती, कम्युनिकेशंस होनी चाहिए, बात करनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए पॉजिटिव वे में। बिल्कुल सही कहा। जैसे किसी ने कहा है कि हम वो कहते हैं अभी वो जनरेशन है जो अपने पेरेंट्स से भी डरते थे, अभी अपने बच्चों से डर रहे हैं। सो जैसे कोई बोल रहा था भी भाई, हम जब हमारा कार्टून देखने का टाइम था तो हम न्यूज़ देख रहे थे क्योंकि हमारे पेरेंट्स न्यूज़ देख रहे थे, और अब हम न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमें कार्टून देखने पड़ते हैं। एग्जैक्ट। और हम दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात, ताने जो देते हैं ना हमारे पेरेंट्स बच्चों को कि बच्चों ने कोई गलती कल परसों की तो आज उसको उसका ताना मिल रहा है, इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को ताना देने से जो होता है ना, उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। दूसरी बात ये कि फिर वो अपने को चेंज, पॉजिटिव चेंज करने की बजाय वो नेगेटिव उसमें चला जाता है। बिल्कुल, वो आप फिर वो क्या करता है भी, आपसे चीज़ें छुपाने लगता है, आपको बताता नहीं है। सो क्योंकि बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि पहले हम किताबों में तो यही पढ़ते हैं भाई जो आदमी है वो एक सोशल एनिमल है जी, बिल्कुल। बट आज क्या हो गया, वो मेरे को लगता है सोशल मीडिया एनिमल बन गया है। जब बिल्कुल, क्योंकि आजकल हम देखते हैं मेजोरिटी ऑफ लोग बोलते हैं ना भाई मैं घर भी वहां लूंगा अभी जहाँ कोई होना ना चाहिए, नेबर नहीं होने चाहिए, खामोशी होनी चाहिए। सो ये जो सोसाइटी की जरूरत थी वो चेंज क्यों हो गई? अभी हमें ऐसे क्यों लग रहा है भी हमें किसी की जरूरत ही नहीं है, हम सब कुछ हम ही कर लेंगे। और हम लोग पहले कहते थे ऐसे जगह पे घर लो जहाँ पे सब मिलके, जहाँ पे सारे करीब हो, ऐसे घर लेते थे ना जहाँ पे कोई करीब हो, जानने वाला हो। अब हम कहते हैं हम वो कहते हैं ना क्वाइट एरिया में घर लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम खुद भी, हमने बहुत सारे गलतियाँ कर रहे हैं जिसका फिर हम अपने औलाद पे ब्लेम डालते हैं।
बिल्कुल जी, कई दफ़ा जो जो ड्रग एडिक्शन है वो जी। भी एक मेंटल इलनेस ही मानी जी, जाती है, बिल्कुल। क्योंकि हर किसी को पता है भी जो ड्रग है वो नहीं सही नहीं है, बट नहीं। फिर भी कोई ना कोई उसमें घुस जाता है, तो फिर दलदल है, जाता जाता उसमें बाहर निकलता नहीं जी, है। जी। सो ड्रग एडिक्शन के लिए एक तो चलो सरकार जो गवर्नमेंट है वो तो चलो कुछ ना कुछ तो नए प्रोग्राम लेके आती रहती है। जैसे अभी अलबट्टा जी। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि अगर कोई आदमी नहीं भी चाहता तो देन अगर डॉक्टर जाकर उसके जो फैमिली वाले बोलते हैं अभी इसको चाहिए ट्रीटमेंट, तो उसको दे सकते हैं। तो जी। बट अगर हमें पता चल जाए अभी हमारा को ड्रग एडिक्टेड है, तो फैमिलियों को, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी और हमारी साइकोलॉजी डिफरेंट हो जाएगी, उसको जी। ड्रग अच्छा लग रहा है, हमें बुरा लग रहा है ना। तो कोई ऐसा कोई शॉर्ट कोई मेथड हो जो प्यार से, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द बेस्ट, हाँ। सो उसके अलावा कोई हमें उसकी साइकोलॉजी समझने, क्योंकि हम क्या करते हैं प्रेशर डाल देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, ड्रग एडिक्ट्स इट इज़ आल्सो वेरी वेग एंड अ बिग टॉपिक, तो उसको हम एक उसमें तो नहीं कर सकते। लेकिन बात ये है कि अगर आपको लगे कि मेरा बच्चा या बच्ची कहीं पे इन्वॉल्व हो गई है इन चीज़ों में, तो सबसे पहले चूँकि वो अगर उसकी फर्स्ट स्टेज है या कुछ है, तो उसको हम मोटिवेट करें कि वो हमारे साथ जाके किसी काउंसलर, किसी थेरेपिस्ट, किसी साइकियाट्रिस्ट, किसी रिहैब सेंटर में जाके अपना इलाज करवाएं। अगर बच्चा विलिंग हो जाता है फिर तो ठीक है, क्लियर होगी चीज़। अगर बच्चा विलिंग नहीं है तो फिर हमें देखना चाहिए कि उसके इर्द गिर्द कौन बच्चे हैं, कोई नया फ्रेंड तो नहीं बना, कोई और चीज़ तो नहीं हुई। दूसरी बात ये, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं जिस पे ये ड्रग ले रहा है। ड्रग आ रहा है, या कोई इसको यूज़ तो नहीं कर रहा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमने कैसे सुने हैं कि वो बच्चों को फ्री में ड्रग दे के फिर उनसे कुछ डिलीवरी या कुछ कराते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को पहले जानना होता है और उसके मुताबिक फिर हमें अपना एक्शन प्लान करना होता है ना, कि वो उसका वो कितना इन्वॉल्व है, कौन सी ड्रग ले रहा है, इफ़ ही और शी इज़ विलिंग टू गो फॉर ट्रीटमेंट और नॉट, हु इज़ इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, और बच्चे की एज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी एज। फिर यहाँ पर कैनेडियन लॉ में अगर वो बच्चा 18+ है तो हम उस पर वो प्रेशर नहीं डाल सकते यहाँ पे जैसे हम बैक होम में डालते हैं, ठीक है ना। तो वो भी बहुत काउंट होता है, क्योंकि यहाँ पे लॉ जो है वो डिफरेंटली डील करता है, ह्यूमन राइट्स पे ज़्यादा फोकस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर उसमें इन्वॉल्व होती हैं और उन सब के मुताबिक फिर हमें ट्रीटमेंट प्लान बनाना पड़ता है। बिल्कुल, जैसे हम इस देश में आए हैं, इसका जो रहना सहना है वो डिफरेंट है। हाँ जी। हमारे तो क्या होता था, अगर बच्चा 40 साल का भी हो गया तब भी वो बच्चा ही रहता था। यहाँ पे जैसे आपने बताया 18 के बाद थोड़ा कंट्रोल हाँ। कम हो जाता है। पर मैंने कुछ नोट किया है, जैसे हमारी सोसाइटी के कम्युनिटी के लोग हैं वो भी बच्चों के साथ थोड़ा सा गोरे बनने का कर रहे हैं भी, भाई इनसे लगाव नहीं रखना है, इससे दूर रहना है, जहाँ बच्चों को इतना लव मत करो भी बाद में छोड़ के जाएंगे। ये साइकोलॉजी क्यों चेंज हो गई है, क्योंकि हम तो ऐसे नहीं थे। नहीं जी, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पेरेंट्स टू पेरेंट्स। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे सोचते हों। बहुत सारे पेरेंट्स, 99% पेरेंट्स जो मैंने अपने खुद ऑब्ज़र्व किए हैं, वो क्योंकि ये कुदरती नॉर्मल प्रोसेस है, आपका बच्चा आपकी बॉडी से आया, ठीक है, वो देखे हम उन दो लोगों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जिससे हम पैदा हुए हैं, हाँ जी। ठीक है, हमारे पेरेंट्स या जो हमसे पैदा होते हैं। इन दोनों का कोई मुकाबला किसी दूसरे रिश्ते के साथ नहीं होता। कितना भी हम कहें कि नहीं हमें ये रिश्ता पसंद है, हमें वो, लेकिन एंड पे अगर हम अपने आप को टटोलें तो जितनी मोहब्बत हमें अपने माँ बाप से होती है, जितनी मोहब्बत हमें बच्चों से होती है, वो किसी से नहीं होती। जितनी गलतियाँ बच्चे करें हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे, अगर कोई और वही गलतियाँ करे। बच्चों को किस लिए माफ़ कर दें, वो मोहब्बत होती है। मोहब्बत बहुत पावरफुल इमोशन है। तो वो जो है ना, वो उसका बहुत सारा इफ़ेक्ट होता है। जैसे आपने कहा कि कुछ पेरेंट्स चेंज हो जाते हैं, हाँ, पेरेंट्स चेंज होते भी हैं, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, ठीक है। अब वो उन पर डिपेंड करता है कि वो अपना लाइफस्टाइल कैसे बनाना चाहते हैं। अगर वो देसी कैनेडियन के तौर पे रहना चाहते हैं तो उनका अपना देसी कैनेडियन वे होगा, और अगर वो कुछ और समझना चाहते हैं तो वो उनको और होगा। लेकिन ये पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं और ये बहुत डिफरेंट है, हर फैमिली का, हर पेरेंट का वो बहुत ही डिफरेंट है। जैसे चांदकुल जी, आज हमने काफ़ी टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच किया है, बस इसका हम अगले एपिसोड में बिल्कुल पूरी तरह विस्तार में जानेंगे। पर अगर हम दोबारा अपने करंट टॉपिक पे आए, जो करंट चल रहा है इस समय, जो पॉलिटिक्स का, जैसे अभी पॉलिटिक्स चल रही है, सो जो लोग देखते हैं, वो जो नए कैंडिडेट आते हैं उनको उनके जो वादे दावे जो होते हैं, तो बाद में क्या होता है जब वो जीतते हैं
तो वो बदल जाते हैं, बट वो जो एग्जैक्ट इफेक्ट क्या करते हैं जो जो हमारे देखने वाले जो वोटर होते हैं? देखिए जी, वो बदलते हैं या वो नहीं बदलते, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि देखिए कौन पॉलिटिक्स में आ रहा है, कौन आपका कैंडिडेट है, कौन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर कौन उनके सपोर्टर्स हैं, फिर वो सपोर्टर्स उनको किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कहाँ से मिल रही है, उनको फिज़िकल सपोर्ट कहाँ से मिल रही है, ठीक है, उनको जो प्रमोशनल जो एडवर्टीजमेंट है, ये सारी चीज़ें फ़िज़िकल डोर नॉकिंग ये सारे फिज़िकल में आती हैं, ठीक है, इमोशनल या साइकोलॉजिकल या जैसे हम कहते हैं कि ऊपर लेवल से फिर कौन सी सपोर्ट मिल रही है। तो वो एक चीज़ होती है कि वो उस पर डिपेंड करता है। फिर ये होता है कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या हमने अपनी कैंडिडेट से पहले से डिस्कस किया था कि हमारा ये एक्सपेक्टेशन है आपसे। कभी ये भी होता है कि हम उससे डिस्कस ही नहीं कर पाते और अपने आप हम ये समझते हैं कि कैंडिडेट मेरे लिए ये करेगा, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि हम फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि फेडरल का कोई प्रॉब्लम होता है, हम प्रोविंशियल एमएलए के पास जाके उससे कहते हैं ये सॉल्व करके दो। एक ऐसा हुआ कि आपके पास सिटी का प्रॉब्लम था और आप एमएलए के पास गए कि मुझे ये सॉल्व करके दो, तो क्या हमने राइट पर्सन को अप्रोच किया, राइट रिप्रेजेंटेटिव को? जो सिटी का काम है वो चूँकि सिटी काउंसलर करेगा, जो प्रोविंशियल काम है वो आपका एमएलए करेगा, जो फेडरल काम है वो आपका एमपी करेगा, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एक तो हमें खुद अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन है या जो मेरा काम है ये मैं किसके पास लेके जा रहा हूँ, ये राइट पर्सन है कि नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि वो जो काम है या जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या रियलिस्टिक भी है या नहीं है, वो अटेनेबल है कि नहीं है, उसको हम अचीव भी कर सकते हैं या नहीं है, या ये मेरा अपना वो है, ठीक है। और हम जाके द बेस्ट वे कि हम जाके उससे डिस्कस करें, जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है पॉलिटिकल, कि वही मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, क्या हम इसको अचीव कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें वो सिस्टम वो तरीका समझ के तो डेफिनेटली चीज़ों का हल निकल आता है जब हम डिस्कस करते हैं, जब हम पेश करते हैं। और अगर नहीं निकलता तो फिर हमारे पास नेक्स्ट इलेक्शन में बड़ा आराम से वो होता है कि फिर हम ना दें उसको वोट। बिल्कुल, एक ऐसे भी होता है, एक ऐसे भी कई दफ़ा होता है कि जो इलेक्शन जब होता है तो जो वोटर होता है वो हमेशा देखता है कि कैंडिडेट जो अगर उसकी ही कम्युनिटी का है तो देन ओके, अगर उसके देखने वाला है, अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी हो, इंडियन तो इंडियन हो। तो इसमें ये साइकोलॉजी क्या अच्छी, कितनी की अच्छी है अगर कोई हम पॉलिटिक्स में इसको यूज़ करते हैं? ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये इसलिए अच्छी नहीं है कि हमें रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, हम इंडिया पाकिस्तान में नहीं बैठे, हम कनाडा में बैठे, ठीक है। हमें कैनेडियन रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। इज़ गुड कि अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव आपका कल्चर और आपका ज़बान समझता है, ये अच्छी बात है, ये एक क्वालिटी है, बट ये एनफ नहीं है। उस रिप्रेजेंटेटिव के लिए एनफ नहीं है कि वो सिर्फ आपका कल्चर और ज़बान समझता हो। क्या उस बंदे या बंदी में इतनी जुर्रत है कि टेबल पे बैठ के आपका मुद्दा बयान कर सके? क्या उसका इतना नॉलेज है? क्या उसमें इतना कॉन्फिडेंस है? क्या उसमें वो जज्बा भी है, इफ़ ही और शी इज़ विलिंग टू डू दैट और नॉट, ठीक है। क्या वो जो रिप्रेजेंटेटिव जिसको आप देते हो, तो सिर्फ इस बेस पे कि चूंकि हम एक ज़बान बोलते हैं या हम एक जैसे नज़र आते हैं या हम एक कंट्री से हैं, दैट इज़ नॉट एनफ। इस वजह से हम सफ़र होते हैं और हम राइट कैंडिडेट को चूज़ नहीं कर पाते, फिर हम कहते हैं हमारा तो काम नहीं हो रहा। आपका काम तो आपका राइट कैंडिडेट करेगा। बिल्कुल। और राइट कैंडिडेट की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, अपनी चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट उन सारी चीज़ों पे वो क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करता और हम उससे एक्सपेक्टेशन उस लेवल की लेते हैं, तो मेरे ख्याल में गलती हमारी अपनी है। फिर बाद में उनके ऊपर दोष डालने में कुछ नहीं होता है। उसने तो लड़ना है, वो तो आएगा आगे, उसने तो आगे आना है। हमारा ये काम है कि हम राइट पर्सन को राइट टाइम पे राइट उसको वोट दे के हम अपना डिसीजन राइट टाइम पे करें। बिल्कुल। जब हम जैसे आप देखते होगे, जब जैसे आप ड्राइव करके भी आए हो, देखते होगे सड़क जो रोड है उस पे के बैनर ही बैनर लगे हैं। ये कितना का मतलब जो तो इलेक्शन में आए हैं उनको तो चलो अपना लोगों को दिखाना है, जो ये बैनर है एक वोटर की जो मानसिकता है उस पर कितना का असर डालते हो? क्या कोई देख के डालता भी है वोटर की इनको? जी बिल्कुल। देखिए, अगर ज़्यादा बैनर्स लगे हुए हैं तो लोग कहेंगे अच्छा लगता है ये कैंडिडेट स्ट्रांग है, ठीक है, वो एक साइकोलॉजिकल वो आता है। सेकंड ये आता है कि जो बैनर बनाता है वो एक
वो बिजनेसमैन है, ठीक है, वो भी चाहेगा कि ज़्यादा बनाओ, मेरा बिजनेस चले, ठीक है, अच्छी बात है, हम उसको। लेकिन साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि जिसके ज़्यादा वो लगे होते हैं लॉन साइन या बाहर के बैनर्स वगैरह या जो बिल बोर्ड पर लगे होते हैं, तो जाहिर है वो चीज़ें तो जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल जी, ठीक है। चांदगुल जी, तुसी सानू आपने हमको टाइम दिया, जी। बहुत अच्छा लगा। बाकी जो जितने भी टॉपिक हैं जी। वो उसको हम धीरे धीरे जी। थोड़ा सा करते रहेंगे, जी। पर फिर अंत में ये अगर हमारे दर्शकों को, क्योंकि इलेक्शन है, क्योंकि एक दफ़ा 5 साल के बाद हमारे दोबारा चांस मिलेगा, जी। तो कैंडिडेट चुनने से पहले क्या थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए? राइट कैंडिडेट चूज़ करें, वो कैंडिडेट चूज़ करें जो आपको लगे कि आपको सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैनेडियन उसमें गवर्नमेंट में, उस प्लेटफॉर्म पे। चूँकि हम यहाँ पे कैनेडियन हैं और हमें सबसे पहले कैनेडियन बन के सोचना होगा, और उसी के मुताबिक जो आपको लगे कि वो राइट कैंडिडेट है, और वोट डालने ज़रूर जाएं। मैं आपको कहती हूँ वोट डालने ज़रूर जाएं, क्योंकि हमारे लोग वोट डालने नहीं जाते, और ये हमारा राइट है। एक वोट जो है ना, आपका एक वोट, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक वोट करके हज़ारों और लाखों वोट बनते हैं, और वही एक वोट जो है ना, वो क्या कहते हैं, वो किसी को बादशाह बना भी सकते हैं और किसी को कुर्सी से गिरा भी सकते हैं। तो अपने वोट की कदर कीजिए, राइट डिसीजन लीजिए, खुश रहिए, स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड। एक क्वेश्चन मेरा और ले लीजिए, एक क्वेश्चन और ले लीजिए। फिर जैसे आपने अभी बताया, अभी चलो वोट डालेंगे, पर एक मेरे दिमाग में अभी आया, फिर जैसे पुराने ज़माने में जो कैनेडियन पॉलिटिशियन थे, हाँ। वो क्या करते थे, सर्विस करते थे। फिर भाई आई एम हेयर फॉर सर्विस, एज ए जॉब लेते थे। जैसे ही 2-3 टर्म हुआ, वो बाद में रिटायरमेंट ले लेते थे। जैसे ही हमारे लोग पॉलिटिक्स में आए हैं, दे डोंट वांट एनी थिंकिंग अबाउट द रिटायरमेंट, सो वो बार आना चाहते हैं। तो इस मानसिकता को भी चेंज करना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? इफ़ समबडी, अगर पुराने फूल लगे रहेंगे तो नए फूलों को खिलने का टाइम मिलेगा ही नहीं। देखिए जी, अब ये एक वही बात है कि ये पर्सनल डिसीजन पे है कि हम पर्सनल जो है, हमारा एक पर्सनल डिसीजन है कि अगर कोई समझते हैं कि ना आई एम स्टिल गुड एंड आई एम विलिंग टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, इफ़ आई एम 65-70 ईयर्स ओल्ड, इट्स ओके फाइन। एज से कोई इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर कोई बंदा काम करता है ना, और काम करने वाला है, तो वो किसी भी एज का हो, और वो छोटा हो या वो बहुत बड़ा हो, वो काम करेगा। और अगर कोई बंदा सिर्फ इसलिए आया है कि मुझे कुर्सी चाहिए, देखिए, पॉलिटिक्स फॉर पर्पस और पॉलिटिक्स फॉर पावर, अब ये उस पर डिपेंड करते हैं। जो बंदा आया है वो पॉलिटिक्स फॉर पावर आया है कि उसको पावर चाहिए, उसको कुर्सी चाहिए, या पॉलिटिक्स फॉर पर्पस आया है कि उसने लोगों की खिदमत करनी है, ठीक है। कुर्सी तो वो इंजॉय कर रहा है, वो तो है उसके पास, लेकिन साथ में उसका पर्पस क्या वो है कि मैं लोगों की खिदमत करूं, दिल से करूं, और जितना मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर सकूं। तो ये उन लोगों पर डिपेंड करता है जो उधर बैठे हुए हैं। मैं और आप तो कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल जी। चांदगुल जी, एक बार फिर आपका धन्यवाद। जो टॉपिक आज हमने दर्शकों तक पहुंचाए हैं, तो बिल्कुल हम अपने दर्शकों को भी कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी उनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो, तो हमें बिल्कुल इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर हमें ईमेल कर दो, ताकि अगली दफ़ा जब हम चांदगुल जी के साथ टाइम लें, इनका इंटरव्यू से बात करें, तो जो भी आपके टॉपिक हों वो भी हम उनसे पूछ सकें। सो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, इज़्ज़त अफ़ज़ाई दी। और थैंक यू उन नाजरीन का जो हमें देख रहे हैं, उनको अगर हमारी थॉट्स पसंद आई हैं तो भी बताएं। अगर वो चाहते हैं कि कुछ और डिस्कस करें या उनमें हम कुछ और ऐड करें, तो भी हमें बताएं। आपका रिव्यू, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। बिल्कुल जी। हुण तुसीं मैनूं जिवें कि अशोक चेत नूं दिओ इजाजत। इदां दे होर इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यूज़ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ VTV ਪੰਜਾਬੀ, ਵਿਕਟਰੀ ਆਫ ਟਰੁੱਥ।